इस पूरे खित्ते के अंदर एक बड़ी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। लबनान को लेके, गजा को लेके, ईरान को लेके और यमन के अंदर भी कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो फिलहाल इस तरह की सिचुएशन चल रही है। अब क्या ये जंग में तब्दील हो पाएगी? मेरे अपने असेसमेंट में मुझे इसके हालात कम नजर आते हैं। हालांकि ये इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि नेतन्याहू अभी दिसंबर के एंड में अमेरिका में जाएंगे, ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी, जहां ये गजा पीस का सेकंड मसला है उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। और वहां पे जो इंटरिम कोई गवर्नमेंट टेक्नोक्रेटिक बनेगी उसके बारे में, और जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी उसके बारे में इनके बीच में डिस्कशन होगा और किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। उन्हीं खबरों के अंदर ये भी था कि जो नेतन्याहू हैं वो ट्रंप के साथ डिस्कस करेंगे, वो ईरान पे जो उन्होंने दोबारा हमले का अपना प्लान बनाया है वो उसमें ट्रंप को ऑन बोर्ड चाहते हैं, ताकि अगर वो ईरान की तरफ रुख करें तो अमेरिका उनके साथ में रहे। और तीसरा एक उनका ये भी है कि जो सीरिया के अंदर उन्होंने असद की गवर्नमेंट के गिरने के बाद पेशकदमी की थी, वो इस तरह की खबरें वहां से रिलीज कर रहे हैं कि जिन जगहों पे वो आगे बढ़े थे उनसे वो पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा, लबनान की तरफ जब हम देखें तो लबनान की सरकार के और इजराइल के बीच में भी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, और जहां वो बहुत प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि कम से कम जो लिटानी रिवर है जो नॉर्थ ऑफ इजराइल पड़ती है लेबनान के अंदर, वहां तक हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए। इस तरह की भी उनकी कोशिशें वहां पे चल रही हैं। तो फिलहाल ये इस खत्ते के अंदर ये सिचुएशन है। और जो ये क्रिसमस के बाद का पीरियड है, गालिबन इसके बाद से ट्रंप इस बारे में कोई ऐलान करेंगे कि सेकंड फेज का शुरुआत किस तरह से होगी। और स्टेबलाइजेशन फोर्स के बारे में भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान 3,500 के करीब अपनी फोर्सेस वहां भेजने के लिए रजामंद हो गया है। इससे पहले उनका डिस्कशन चल रहा था, और डिस्कशन मेनली यही था कि उनका मैंडेट क्या रहेगा गजा के अंदर। क्या उनको कंपेल किया जाएगा कि वो मिलिट्रीली हमास को डिसआर्म करें? तो ये सारी चीजें कोई ना कोई उनके बीच में कुछ तय पाया होगा, उसी के बाद वो वहां पे जाएंगे। मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि जो भी फोर्स गजा के अंदर जाएगी वो हमास के अगेंस्ट ताकत का इस्तेमाल करेगी। मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आती है। और फिलहाल जो वहां की सिचुएशन है मैं उसको सिर्फ अनसर्टेन बोल सकता हूँ, फ्लूइड बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे जंग के आसार कम नजर आते हैं। और मुझे इसलिए भी कम नजर आते हैं कि देखिए, जून की जंग के बाद से ईरान ने अपनी दिफा को बहुत तेजी से मुस्तहकम किया है। और उस जंग के दौरान भी अगर आप देखें तो जितना भी इजराइल का डिफेंसिव सिस्टम था, वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी ईरान की, वो उनको रोकने में नाकाम रहा था। उनका जो लेयर्ड सिस्टम था उसके बावजूद वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। तो कोई भी सेंसिबल प्राइम मिनिस्टर जब तक ऐसा कोई डिफेंसिव शील्ड क्रिएट नहीं कर लेता जो ईरानियन मिसाइल से उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसका ईरान के ऊपर हमला करना इस सिचुएशन में, जबकि ईरान ने बड़ी तेजी से अपने आप को मजबूत किया है, मेरी नजर में ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सब बातचीत के और पोस्चरिंग के बावजूद मुझे ऐसा नहीं लगता कि इजराइल ईरान पे हमला करेगा। ये मेरा ऐसा असेसमेंट। तो फिलहाल ये सिचुएशन ऐसे ही चलेगी। जब नेतन्याहू की ट्रंप से मीटिंग होगी, जो नेक्स्ट फेज है गजा के सीज फायर का वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर जैसे भी नए डेवलपमेंट होंगे वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरे हम आते हैं यूक्रेन के और रशिया के ऊपर। देखिए, इससे पहले भी अगर आप देखें तो यूक्रेन ने जो फार ईस्टर्न इलाका था रशिया का, वहां पे ड्रोन्स के जरिए स्मगल करके ड्रोन्स पहुंचाए गए थे,
और एक्टिवेट करके उन्होंने हमला किया था। और जो रशिया के बड़े बॉम्बर्स थे जो कि बमबारी करने में इन्वॉल्व थे यूक्रेन के ऊपर, और जो न्यूक्लियर मटेरियल भी ले जा सकते थे, उनको काफी तादाद में तबाह किया गया था। और बीच बीच में इस तरह के हमले, जिन्हें स्पेशल ऑपरेशन, ये इस तरह के होते रहे हैं। और इसके रिटेलिएशन के अंदर जो रशियन फोर्सेस हैं, उन्होंने ओडेसा को, खार्किव को और कीव को, इनको काफी हद तक ड्रोन से और अपनी एयरफोर्स के हमलों से निशाना बनाया है। तो फिलहाल जो ग्राउंड पे सिचुएशन वॉर की चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, हालांकि रशिया ने काफी गेन किया है, लेकिन यूक्रेन भी उसका मुकाबला कर रहा है और उसके भी काउंटर अटैक होते रहते हैं। और इसी के बीच में एक ये बात चल रही थी कि सीज फायर के बारे में बातचीत चल रही थी यूक्रेन और रशिया के बीच में भी, लेकिन दोनों की पोजीशन बड़ी इरिकंसिलेबल है। जो रशिया है वो सीज फायर के बदले में चाहता है कि क्राइमिया, जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, जिसे रशिया ने 2014 में जिसके ऊपर कब्जा कर लिया था, उसको रूस का हिस्सा मान लिया जाए। और इसके अलावा जो दो बड़े रीजन हैं डॉनबास के, लुहांस्क और डोनेट्स्क, इनके ऊपर वो रूस को कंट्रोल दे दें। काफी हद तक रूस ने उन पे कब्जा कर लिया है, जिसके लिए कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में फिलहाल अभी डिस्कशन जो है वो कामयाब नहीं हुए हैं और जंग इसी तरह चल रही है। तो ये यूक्रेन का अपना एक पैटर्न है टू रिटेलिएट अगेंस्ट रशिया, और ये बीच बीच में इस तरह का चलता रहेगा। लेकिन देखते हैं कि फिलहाल जंग इसी तरह से चल रही है और ऐसे कोई इंडिकेटर्स दिख नहीं रहे कि वो किसी पीस डील की तरफ आगे जा रहे हैं। तो ये फिलहाल की सिचुएशन है। और बिल्कुल उसका जो, हाँ जी जी, जो रशिया ने उसका जवाब दिया है, वो अपने ड्रोन्स और बाकी जो एयर अटैक्स हैं, वो खास तौर से ओडेसा, ओडेसा उनका मेन पोर्ट अभी बचा है जो यूक्रेन के पास है। उसके अलावा खार्किव और जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, खास तौर से उनको निशाना बनाया है। तो फिलहाल वहां पे ये सिचुएशन चल रही है। जैसे जैसे कोई नया डेवलपमेंट होगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे और आपके सुनने वालों से शेयर करेंगे। जी मुमताज भाई। बिल्कुल और हम आएंगे भी और इस पे भी बात करेंगे जनरल साहब के। जिस तरह से कल ये बात सामने आई थी कि वॉर जो है वो अमेरिका के अंदर भी दाखिल हो सकती है अगर ये सिलसिला बढ़ा, और उसमें फिर रूस भी है तो ईरान भी इन्वॉल्व हो सकता है, और ये भी कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया भी उसमें शामिल हो सकता है, और ये वॉर फिर अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाएगी। ऐसी बातें भी, मैं उस पर ही बात करूंगा। लेकिन अभी हमारे साथ राशिद रिजवी साहब जुड़ गए। राशिद रिजवी साहब, इजरायली फौज का ये दावा है कि जो अंसारुल्लाह लाहौती हैं, उनकी तादाद, उनके फौज के लोग या उनके जो लड़ाके हैं वो बड़ी तादाद में पड़ोसी मुल्क में, इजराइल के पड़ोसी मुल्क में पहुंच गए हैं और वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से ये बात अब सामने आई है। इसके साथ साथ आज ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, आप चूंकि लॉयर हैं, कि किसी प्राइम मिनिस्टर को 65 मर्तबा किसी अदालत में बदउनवानी घोटाले के मामले में पेश होना पड़ा हो। मैंने तो आज तक नहीं सुना एज ए जर्नलिस्ट कि 65 मर्तबा किसी पीएम को अदालत में पेश होना पड़ा हो, वो भी घपला घोटाले के मामले में, जो नेतन्याहू को होना पड़ा। तो मैं दोनों चीजों को, क्या ये सच्चाई हो सकती है? हालांकि इससे पहले भी मैंने कहा था, इस तरह की खबरें आई थी कि अंसारुल्लाह लाहौती हों या हिजबुल्लाह के लड़ाके हों या हमास हों, वो कहीं ना कहीं ये तैयारी में तो है कि इजराइल के अंदर दाखिल हो जाए। और ये भी खबर आई थी कि ईरान के जो बसीजी हैं, लड़ाके हैं बहुत सारे, वो भी इजराइल के अंदर किसी शक्ल में वहां पे पहुंच चुके। इस तरह की बातें आती रही, लेकिन फिलहाल इस तरह की खबरें, खास तौर से जो इजरायली फौज है उसका ये दावा, मुझे तो लग रहा है कि ये दावा मैं अभी फिलहाल नेतन्याहू को सपोर्ट दिलवाने के लिए किया जा रहा है। राशिद साहब, आपको क्या लग रहा है? मुमताज भाई, ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है।
इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों को अपने यहाँ बिना पासपोर्ट वीजे के अलाउ नहीं करते। ऐसा सिर्फ आपका ईयू में है, यूरोपीय यूनियन में, कि आपने किसी एक कंट्री का वीजा ले लिया, पूरा यूरोप घूम सकते हैं। लेकिन आप अगर एशिया, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे और नेपाल के संबंध अच्छे हैं तो हम बगैर पासपोर्ट के नेपाल चले जाते हैं। हमको ये देखना होगा कि यमन के कौन से मुल्क से अच्छे संबंध हैं जहां बगैर पासपोर्ट की एंट्री हो, और पड़ोसी मुल्कों में किसके तरफ इशारा किया गया है, जॉर्डन की तरफ, सीरिया की तरफ, या इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ। हमको नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई भी देश अपने यहाँ एक्सेस देंगे हुतीस को। ये समझ से बहुत दूर की बात है। हाँ, ये चीज है कि ये माहौल बनाया जा रहा है और नेतन्याहू को फील्ड में बनाए रखने के लिए, कि अगर नेतन्याहू जरा सा भी हटे तो ऐसा हो जाएगा, नेतन्याहू हट गए तो हमला हो जाएगा, हूती तैयार बैठे हुए हैं, हिजबुल्लाह हथियार तैयार किए बैठे हुआ है, ईरान कभी भी हमला कर देगा। अभी आपने नेतन्याहू की पेशी के बारे में बताया, तो मुमताज भाई कितनी पेशियों में उन्होंने माफी ली, उसके बाद 68 है, वरना हमको तो लगता है अब तक 168 हो जाते। और अभी भी वहां के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने नया स्कैम खोल दिया है, जिसके मैटर को लेकर के कोर्ट में जाया जाएगा। ये सब सुनने में आया है, उनका खुद का बयान है ये, कि इसराइल ने कतर से बहुत पैसे लिए, इसराइल में कतर की इमेज को अच्छा करने के लिए, और जो हमास से इनकी वॉर चल रही थी उसकी अपडेट के लिए। अब आप समझिए कतर को इतना इंटरेस्ट क्या था कि वो पूरी अपडेट मांग रहा था इसराइल से। इसराइल इतना पागल तो नहीं है कि अगर कतर सपोर्ट कर रहा है हमास को तो उनको अपडेट भी देगा वो, ताकि हमास के लोग अटैक करें इनके ऊपर। तो जियो पॉलिटिक्स में हमने पहले भी कहा था आपसे कि कुछ कहा नहीं जा सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि वहां पर जब आदमी आके सीट पे बैठता है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि हम कितना पैसा कमाएं, और पैसा कमाना ही एक भ्रष्टाचार हो जाता है, जिसको आज झेल रहे नेतन्याहू। तो मुमताज भाई, एक तो ये वाली बात एकदम गलत है कि हूती आ चुके हैं, हूती घुस गए हैं, हूती हमला कर देंगे। लेकिन जो नया डेवलपमेंट 22 तारीख से देखा जा रहा है, 21 तारीख से देखा जा रहा है, कि इन्होंने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिल करके अपनी एक टीम खड़ी करके दिखाई है लोगों को कि हम ईरान और टर्की के खिलाफ हैं। जबकि ग्रीस भी टर्की के खिलाफ है, साइप्रस भी टर्की के खिलाफ है। होता क्या है, आपने ये देखा होगा कि अगर अमेरिका से हमारे संबंध बिगड़े तो हमने रूस को बुला लिया। भारत को नीचे दिखाना हुआ अमेरिका को तो उसने भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं भेजा, उसने चाइना के प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया कि आप आओ। तो इस तरह की जियो पॉलिटिक्स चलती रहती है कि उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए ये दिखा दिया, चिढ़ाने के लिए दिखा दिया, इसको हम कह सकते हैं चिढ़ाने के लिए टर्की को, और ईरान को भी दिखाने के लिए देखो हम मजबूत हो रहे हैं। आए दिन इसराइल के अंदर के वीडियोस आते रहते हैं कि लोग जेल जाने को तैयार हैं लेकिन आईडीएफ में भर्ती के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, 2-2, 3-3 महीने से लोग जेल में बंद थे, उनको अब जेल से छोड़ा भी जा रहा है। वो जेल जाना पसंद कर रहे हैं लेकिन वो आईडीएफ ज्वाइन करने को तरजीह नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग छोड़ के चले भी गए हैं इसराइल से,
स्पेशली यूथ, क्योंकि ये यूथ को ही पकड़ के अंदर कर रहे हैं। इजराइल की वो नौबत आ गई है कि इजराइल अब महिलाओं को भर्ती कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसके पास पुरुष सोल्जर्स नहीं रह गए, पुरुष सिपाही नहीं रह गए, पुरुष सैनिक नहीं रह गए, कम है। तो जो इनके ऑर्थोडॉक्स वाले होते हैं, जिनको धार्मिक यहूदी कहते हैं, वो लोग रिजर्व फोर्स से उन लोग को हमेशा अलग रखा गया था कि रिजर्व फोर्स में इनको यूज नहीं हो रहा है, यूज नहीं होना है। लेकिन आज इजराइल की ये हालत है कि वो उन लोगों को भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आईडीएफ ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें हाथापाई हुई, सड़कों पे लड़ाई भी हुई, बहुत ड्रामे हुए। तो इजराइल कमजोर ही नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर है। इजराइल परेशान ही नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है। हमको तो ये भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने कोई सिग्नल दे दिया हो कि तुम अपने लिए अलग से लोगों से रिलेशन बनाना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी हर लड़ाई में अमेरिका साथ नहीं आ सकता, क्योंकि अमेरिका में भी तुम्हारे समर्थन करने पर विरोध हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो इसको उलझन में डाले हुए है इजराइल को। एक तो इनका अंदर जुडिशियल मैटर चल रहा है, वो इनको उलझन में है। वहां की आवाम इनको नहीं चाहती, दूसरी उलझन इनकी ये है। ईरान कभी भी हमला कर सकता है, ये इनको डर सता रहा है। ये ईरान पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ईरान ने भी अपना लेजर ड्रोन बना लिया है। ईरान ने भी अपना आयरन डोम, आयरन डोम जो लेजर बना लिया है, प्लाज्मा बना लिया है। तो ईरान की टेक्निकल चीजों को देखते हुए इजराइल वाकई बहुत खौफ खा रहा है। वो हिमाकत नहीं करेगा पहले जल्दी हमला करने की, जब तक ईरान की सहमति नहीं हो जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तब तक वो हमला नहीं कर सकता है मुमताज भाई ईरान के ऊपर। और वो सोचता है कि ईरान हम पे हमला करे पहले, ताकि हम अमेरिका को बीच में लेकर के आए, अमेरिका से मदद मांगे। लेकिन हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि ईरान भी ये हिमाकत नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं, तुम जैसा करोगे तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही चीज इसराइल कह रहा है कि हम भी एकदम हर तरीके से तैयार हैं, हम तुम्हारे हर वार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो हमला करने के लिए दोनों ही तैयार नहीं है, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दोनों ही तैयार हैं। क्योंकि जंग कोई नहीं चाहता मुमताज भाई, जंग से देश के नुकसान ही होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होती है, उनके लोग डैमेज होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मुमताज भाई अभी तो दोनों तरफ से चलता रहेगा, जब तक अमेरिका हरी झंडी नहीं दे देता।